कभी ना कभी हम सब अपने मन में ये सवाल जरूर पूछते हैं कि क्या मैं अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी रहा हूं या दुनिया की एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से। बाहरी दुनिया हमें बार बार यह एहसास दिलाती है कि हमें दूसरों को खुश करना चाहिए, दूसरों की नज़र में अच्छा दिखना चाहिए और दूसरों की स्वीकृति हासिल करनी चाहिए। लेकिन अंदर कहीं गहराई में हमें महसूस होता है कि इस अप्रूवल सीकिंग की दौड़ में हमने अपनी असली पहचान खो दी है। हम जैसे इनविजिबल चेन से बंध जाते हैं, चेन ऑफ फियर, जजमेंट, एम्बैरेसमेंट, इनसिक्योरिटी। और यहीं से शुरू होती है द करेज टू बी डिसलाइक्ड की असली कहानी। एक ऐसी किताब जो हमें बताती है कि दुनिया को खुश करने की कोशिश में हम खुद को खो चुके हैं और अब वक्त है खुद को वापस पाने का। ये किताब तुम्हें बोलती है, अगर तुम चाहते हो कि जिंदगी बदले तो सबसे पहले तुम्हें यह हिम्मत चाहिए कि लोग तुमसे खुश ना भी हों, तुम फिर भी अपने रास्ते पर चलो। नमस्ते दोस्तों, बुक वेदांत पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जो आपकी सोच को अंदर से हिला देगी। इतनी गहरी, इतनी प्रैक्टिकल और इतनी लिबरेटिंग किताब बहुत कम होती है। यह सिर्फ एक किताब नहीं, ये एक मिरर है। ये आपको आपकी ही जिंदगी दिखाती है, जैसे आप पहली बार खुद को साफ देख रहे हों। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 1, एक ऐसे ट्रूथ से जिसे सुनकर शायद आपको थोड़ी तकलीफ हो, लेकिन ये ट्रूथ आपको आजाद करने के लिए ही है। योर पास्ट डज नॉट डिफाइन योर फ्यूचर। हम अक्सर मान लेते हैं कि हमारा दुख, हमारी कमियां, हमारी पर्सनैलिटी सब पास्ट का रिजल्ट है। हम सोचते हैं, मैं इंट्रोवर्ट इसलिए हूं क्योंकि बचपन में लोग मुझे जज करते थे। मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं क्योंकि स्कूल में मेरा मजाक उड़ाया गया। मैं खुश नहीं रह पाता क्योंकि मेरे साथ पहले बुरा हुआ है। हम अपनी पर्सनैलिटी को एक फिक्स्ड स्टोरी बना देते हैं और फिर उसी स्टोरी के अंदर जीते रहते हैं। लेकिन एडलरियन साइकोलॉजी कहती है, कोई भी इंसान पास्ट का कैवी नहीं है। तुम्हें दुख पास्ट ने नहीं दिया, दुख तुम अपने इंटरप्रिटेशन से पैदा करते हो। अगर तुम चाहो तो तुम किसी भी पल अपनी पूरी पर्सनैलिटी बदल सकते हो, क्योंकि पर्सनैलिटी कोई जमजात चीज नहीं, ये एक चॉइस है, एक डिसीजन है कि तुम कौन बनना चाहते हो। ये बात पहली बार सुनकर अजीब लगती है, क्योंकि हम अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी पास्ट पर डालकर आराम में रहते हैं। लेकिन जब तुम्हें समझ आता है कि चेंज तुम्हारे हाथ में है, तो जिंदगी अचानक खुल जाती है, एक नए डोरवे की तरह। लाइफ इज सिंपल, लेकिन हम इसे कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। किताब का फिलॉसफर कहता है, तुम्हारी हैप्पीनेस दूसरों की थिंकिंग पर डिपेंड नहीं करता, तुम उसे खुद क्रिएट करते हो। लेकिन हम क्या करते हैं? लोगों की नज़र में परफेक्ट दिखना चाहते हैं, क्रिटिसिज्म का डर रखते हैं, रिजेक्शन से भागते हैं, दूसरों की पसंद के हिसाब से डिसीजंस लेते हैं और फिर कहते हैं कि जिंदगी बहुत मुश्किल है। जबकि सच ये है कि जिंदगी मुश्किल नहीं, हमारी प्रेफरेंसेस मुश्किल हैं। हम इतना ज्यादा सोचते हैं कि लोग क्या सोचेंगे कि हम ये भूल जाते हैं कि हम खुद क्या सोचते हैं। किताब कहती है, जब तुम डिसलाइक होने का डर छोड़ देते हो, तुम अपने असली सेल्फ से मिलते हो। क्योंकि जिस दिन तुमने ये माना कि सबको खुश नहीं कर सकता, उसी दिन तुम पहली बार खुद को खुश कर सकते हो। अप्रूवल की स्लेवरी सबसे खतरनाक स्लेवरी है, दुनिया की सबसे बड़ी जेल है। लोग क्या कहेंगे? इंसान वहां नहीं डरता जहां खतरनाक चीजें हों, इंसान वहां डरता है जहां जजमेंट हो। हम दूसरों की नजर का बोझ लेकर जीते हैं, जैसे हम उनकी परमिशन से सांस लेते हैं। लेकिन किताब हमें सिखाती है, तुम्हें पसंद आना जरूरी नहीं, तुम्हारा सच्चा होना जरूरी है। जब तुम अपनी बात ईमानदारी से कहते हो, अपने चॉइसेस खुद बनाते हो, अपने रास्ते पर चलते हो, तो कुछ लोग तुम्हें पसंद नहीं करेंगे। लेकिन ये डिसलाइक तुम्हारी फ्रीडम की कीमत है, और ये कीमत छोटी है उस आजादी के सामने जो तुम अंदर से महसूस करते हो। हर प्रॉब्लम इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है। यह किताब का सबसे शॉकिंग ट्रूथ है। हमारा दुख, फ्रस्ट्रेशन, इनसिक्योरिटी, सब की जड़ यह है कि हम कंपेयर करते रहते हैं, हम दूसरों से अप्रूवल चाहते हैं, हम दूसरों की एक्सपेक्टेशंस ढोते हैं, हम डरते हैं कि लोग हमें कैसे देखेंगे। यानी प्रॉब्लम्स बाहर नहीं, हमारी सोशल थिंकिंग में है। अगर तुम कंपेयर करना छोड़ दो, अप्रूवल लेना छोड़ दो और खुद को दूसरों की नजर से देखना बंद कर दो, तो 80% लाइफ प्रॉब्लम्स खुद गायब हो जाती हैं। किताब कहती है, जब तुम लोगों से इन्फ्लुएंस लेना बंद करते हो, तुम उन्हें इन्फ्लुएंस करना शुरू कर देते हो।
यही इंटरनल शिफ्ट असली ट्रांसफॉर्मेशन है। सेल्फ वर्थ दूसरों की सोच नहीं, तुम्हारी चॉइस है। हम अक्सर अपना मूल्य दुनिया से तय करवाते हैं, लेकिन किताब हमें बताती है तुम्हारी वैल्यू तुम्हारे एक्शंस में है, दूसरों की ओपिनियंस में नहीं। अगर कुछ लोग तुम्हें डिसलाइक करते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम रॉन्ग हो, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि तुम अपने रास्ते पर चल रहे हो। जो लोग खुद को जान लेते हैं वो रिजेक्शन से नहीं डरते। जो लोग अपनी चॉइसेस खुद बनाते हैं वो लोगों की तालियों पर डिपेंड नहीं रहते। यही है करेज टू बी डिसलाइक्ड, वो हिम्मत जिससे तुम खुद को अप्रूव करते हो। कंक्लूजन, पार्ट 1 का सार। इस पार्ट में हमने सीखा, पास्ट तुम्हें डिफाइन नहीं करता, लाइफ सिंपल है, हम कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। अप्रूवल की आदत तुम्हें बांध देती है। फ्रीडम की शुरुआत डिसलाइक होने की हिम्मत से होती है। हर प्रॉब्लम रिलेशनशिप्स और एक्सपेक्टेशन से पैदा होती है। तुम्हारी वैल्यू तुम खुद तय करते हो। यह सिर्फ शुरुआत है। अगले पार्ट में हम एक और बड़ा ट्रूथ खोलेंगे, एक ऐसा ट्रूथ जो तुम्हारे अंदर गिल्ट, कंपैरिजन और फियर को खत्म कर देगा। सोच कर देखो, तुम अपनी जिंदगी का कितना हिस्सा दूसरों की तरफ देखकर जीते हो। किसी और की सक्सेस देखकर दुखी होना, किसी और की लाइफस्टाइल देखकर इनसिक्योर होना, किसी और की तारीफ देखकर जेलस होना और किसी और की नज़र से खुद को जज करना। यह सब मॉडर्न वर्ल्ड की सबसे कॉमन बीमारी है। लेकिन शायद सबसे दुखद बात यह है कि हम कंपैरिजन को नॉर्मल मान लेते हैं। हमें लगता है सब ऐसा करते हैं तो मैं भी करूंगा। लेकिन द करेज टू बी डिसलाइक्ड कहती है कि कंपैरिजन इज द डीपेस्ट फॉर्म ऑफ सेल्फ बिट्रेयल। यानी जब तुम खुद को किसी और से कंपेयर करते हो, तुम असल में खुद को छोड़कर किसी और की जिंदगी जीने की कोशिश कर रहे हो। और यह बात तुम्हारे भीतर एक साइलेंट पॉइजन की तरह फैलती है। धीरे धीरे कॉन्फिडेंस खत्म करती है, आइडेंटिटी खो देती है और तुम्हें एक ऐसी दौड़ में धकेल देती है जिसका कोई अंत नहीं। तुम्हें सिर्फ खुद से बेटर होना है, किसी और से नहीं। किताब का फिलॉसफर कहता है, जीवन एक दौड़ नहीं, एक यात्रा है और हर व्यक्ति की यात्रा अलग है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम दूसरों को यार्डस्टिक बना लेते हैं। उनके जॉब से अपनी वर्थ मापते हैं। उनकी शादी, उनका घर, उनका बैंक बैलेंस, सबको सक्सेस का मेजर बना लेते हैं। और फिर दुखी होते हैं कि मैं उनके लेवल पर क्यों नहीं हूं। लेकिन सच ये है कि तुम उनकी रेस में हो ही नहीं। उनकी स्टार्ट लाइन अलग है, उनके चैलेंजेस अलग हैं, उनके गोल्स अलग हैं, उनकी स्पीड अलग है और सबसे जरूरी, उनकी पर्सनैलिटी तुमसे पूरी तरह अलग है। फिर कंपैरिजन का क्या मतलब? ये वही बात है जैसे मछली अपनी लाइफ एक चिड़िया से कंपेयर करे। दोनों अपने अपने एलिमेंट में परफेक्ट हैं, लेकिन अगर मछली उड़ने की कोशिश करेगी तो वो खुद को यूजलेस समझेगी। यही हम करते हैं। हम अपनी यूनिकनेस छोड़कर किसी और की कॉपिंग में लग जाते हैं। द करेज टू बी डिसलाइक्ड कहती है, अनफॉलो द पाथ ऑफ कॉम्पिटिशन। बहुत शॉकिंग बात है, लेकिन किताब ये तक कहती है कि कंपटीशन भी एक ट्रैप है। क्यों? क्योंकि कंपटीशन का मतलब है कि तुम हमेशा किसी से आगे या पीछे होने पर डिपेंड हो। तुम्हारी खुशी दूसरों की हार पर डिपेंड करती है, तुम्हारा दुख दूसरों की जीत पर डिपेंड करता है। यानी तुम इंडिपेंडेंट नहीं, इमोशनली डिपेंडेंट हो जाते हो। लेकिन लाइफ का सबसे ब्यूटीफुल ट्रुथ यह है, तुम्हें किसी से लड़ने की जरूरत नहीं, तुम्हें बस ग्रो करना है। अगर तुम हर दिन 1% बेटर हो रहे हो तो तुम ऑलरेडी जीत रहे हो। इफ यू आर बिकमिंग वाइजर, कामर, स्ट्रॉन्गर, तो वो सक्सेस किसी सर्टिफिकेट से भी बड़ी है। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स को समझो और फ्रीडम पाओ। किताब कहती है कि दुनिया की ज्यादातर प्रॉब्लम्स, फ्रेंडशिप प्रॉब्लम, लव प्रॉब्लम, जेलसी प्रॉब्लम, एंगर प्रॉब्लम, सब की जड़ रिलेशनशिप्स में है। और रिलेशनशिप्स में 2 तरह के टास्क्स होते हैं, तुम्हारे टास्क्स और दूसरों के टास्क्स। अब देखो, किसे तुम्हें पसंद करना चाहिए, ये किसका टास्क है? तुम्हारा नहीं, ये लोगों का टास्क है। किसी को तुम्हारे काम की वैल्यू समझ में आए या ना आए, ये तुम्हारा टास्क नहीं है, ये उनका पर्सपेक्टिव है। तुमने अपना बेस्ट दिया या नहीं, ये तुम्हारा टास्क है। लेकिन लोग तुम्हारी एफर्ट को समझें या नहीं, ये उनके टास्क में आता है। जब तुम दूसरों के टास्क्स उठाकर खुद ढोते हो, तुम दुखी होते हो। जब तुम उनके ओपिनियंस को अपने सिर पर उठाते हो, तुम एंग्जाइटी डेवलप करते हो। किताब कहती है,
हमें सिर्फ अपने टास्क्स पर फोकस करना चाहिए, बाकी सब छोड़ दो। लोग क्या सोचेंगे, ये उनका काम है। कौन तुम्हें जज करेगा, ये उनका काम है। कौन तुम्हें डिसलाइक करेगा, ये उनका काम है। तुम्हारा काम सिर्फ ये है कि तुम कौन बनना चाहते हो और कैसे जीना चाहते हो। जब तुम दूसरों के टास्क्स छोड़ देते हो तो तुम स्वाभाविक रूप से खुश हो जाते हो। फ्रीडम बिगिंस द मोमेंट यू स्टॉप सीकिंग वैलिडेशन। सोचो, अगर टुमारो मॉर्निंग तुम उठो और तुम्हारे दिमाग से एक चीज हमेशा के लिए डिलीट हो जाए कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, तो तुम्हारी लाइफ कैसी दिखेगी? क्या तुम ऐसा काम करोगे जिसे अभी करने से डरते हो? क्या तुम अपना टैलेंट दुनिया को दिखाओगे? क्या तुम ज्यादा ऑनेस्ट होकर जियोगे? क्या तुम वो कपड़े पहनोगे जो सच में तुम्हें पसंद हैं? क्या तुम वो डिसीजंस लोगे जो तुम्हें मन से सही लगते हैं? यही किताब की सबसे डेंजरस और सबसे लिबरेटिंग बात है। तुम्हें पसंद आने की जरूरत नहीं, तुम्हें बस सच्चा होने की जरूरत है। जैसे ही वैलिडेशन हटेगा, तुम्हारे अंदर खुद को इंप्रूव करने की आग जलने लगेगी। तुम दूसरों की नजरों से नहीं, अपने इनर कंपस से गाइडेड होने लगोगे। सच ये है, तुम्हें जितना लोग डिसलाइक करेंगे उतना तुम फ्री बनोगे। हर ग्रेट व्यक्ति, आर्टिस्ट्स, फिलोसोफर्स, लीडर्स, थिंकर्स, सबको किसी न किसी ने डिसलाइक किया है। क्योंकि जब तुम ओरिजिनल सोचते हो तो कुछ लोग नेचुरली अनकंफर्टेबल होते हैं। लेकिन यही तो करेज है, डिसलाइक को एक्सेप्ट करके भी अपना रास्ता जारी रखना। ये वही मोमेंट है जब तुम अपने जीवन के असली ड्राइवर बन जाते हो। अब स्टीयरिंग किसी और के हाथ में नहीं होती, सिर्फ तुम्हारे हाथ में होती है। कंक्लूजन पार्ट 2 का सार। आज आपने सीखा, कंपैरिजन तुम्हें कमजोर बनाती है। तुम्हें सिर्फ खुद से बेटर होना है। कंपटीशन इक्वल्स इमोशनल स्लेवरी। टास्क्स को अलग करो, तुम्हारा वर्सेस दूसरों का। वैलिडेशन छोड़ना इक्वल्स ट्रू साइकोलॉजिकल फ्रीडम। डिसलाइक होने की हिम्मत इज इक्वल्स टू ऑथेंटिक लाइफ। पीपल प्लीजिंग बंद करते ही तुम अपनी आइडेंटिटी पा लेते हो। अब अगला पार्ट सबसे शक्तिशाली है, जिसमें मैं बताने वाला हूं कि तुम अपने सफरिंग को मीनिंग में कैसे बदल सकते हो और कैसे इमोशनल वुंड्स एक्चुअली तुम्हें स्ट्रॉन्गर बनाते हैं। हम सब अपनी जिंदगी में किसी ना किसी दर्द से गुजरे हैं। किसी को चाइल्डहुड ट्रॉमा ने तोड़ा, किसी को रिजेक्शन ने, किसी को फेलियर ने, किसी को रिस्पेक्ट ना मिलने ने, और किसी को अपनी ही कमजोरियों ने। लेकिन हम एक कॉमन मिस्टेक करते हैं। हम अपने सफरिंग को परमानेंट ट्रुथ मान लेते हैं। हम सोचते हैं कि हमारा दर्द हमें डिफाइन करता है। हम बिलीव कर लेते हैं कि मैं ऐसा हूं क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ था। लेकिन द करेज टू बी डिसलाइक्ड एक बहुत गहरा ट्रुथ बताती है। सफरिंग डजंट डिफाइन यू, योर इंटरप्रिटेशन ऑफ सफरिंग डिफाइंस यू। यानी दर्द तुम्हें शेप नहीं करता, तुम दर्द को कैसे समझते हो वो तुम्हें शेप करता है। तुम सफरिंग को जस्टिफाई करने के लिए यूज करते हो। यह किताब का सबसे शॉकिंग ट्रूथ है। इतना कि सुनकर गुस्सा भी आता है और रोना भी। ऑथर कहता है, कई बार हम सफरिंग को एक एक्सक्यूज बना लेते हैं। हम कहते हैं, मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं क्योंकि चाइल्डहुड रफ था। मैं प्यार डिजर्व नहीं करता क्योंकि मेरे पास रिलेशनशिप्स खराब थे। मैं सक्सेस नहीं पा सकता क्योंकि मेरे पास रिसोर्सेज नहीं थे। मैं अपनी लाइफ नहीं बदल सकता क्योंकि मेरे साथ इनजस्टिस हुआ। ये सब बातें सुनने में लॉजिकल लगती हैं, लेकिन किताब लिखने वाले फिलोसोफर कहते हैं, तुम सफरिंग को अपनी कमियों को छिपाने का तरीका बना लेते हो। यानी तुम अपने दुख को ढाल बनाकर रख लेते हो ताकि तुम्हें रिस्क ना लेना पड़े, ताकि तुम्हें बदलाव की कोशिश ना करनी पड़े, ताकि तुम कंफर्टेबल रह सको। ये सुनना आसान नहीं है, लेकिन ये ब्रूटल ट्रुथ हमें फ्री कर देता है। क्योंकि अगर सफरिंग एक्सक्यूज नहीं है तो तुम्हारी लाइफ बदलने के पावर सिर्फ तुम्हारे पास है। सफरिंग इज अ चॉइस। ये किताब की सबसे कंट्रोवर्शियल लाइन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दुख होने की इच्छा होती है। इसका असली मतलब है, तुम सफरिंग को कैरी करने का तरीका खुद चुनते हो। एक ही इंसिडेंट, दो लोग, कोई लाइफ लॉन्ग दर्द में रहता है, कोई लाइफ लॉन्ग स्ट्रेंथ ले जाता है। वाई? क्योंकि सफरिंग इज नॉट वॉट हैपन टू यू, सफरिंग इज हाउ यू कंटिन्यू टू होल्ड इट इनसाइड यू। तुम्हारा पास्ट तुम्हारी हथेली पर एक पत्थर की तरह रखा होता है। इसे तुम चाहो तो हथियार बना सकते हो और चाहो तो बोझ भी। किताब कहती है, योर ट्रॉमा इज नॉट योर आइडेंटिटी,
अगर तुम आज भी वही कहानी रिपीट कर रहे हो, मेरे साथ ये हुआ इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ सकता, तो ये तुम्हारी कहानी नहीं, तुम्हारा साइकोलॉजिकल प्रिजन है। सेल्फ सैबोटाज, जब तुम खुद ही अपनी ग्रोथ रोकते हो। हम सब ऐसा कभी ना कभी करते हैं। जब चीजें अच्छी होने लगती हैं, हम खुद ही रास्ता बिगाड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि डीप डाउन इनसाइड हम बदलाव से डरते हैं। हमें अपनी फेमिलियर सफरिंग ज्यादा सेफ लगती है नई हैप्पीनेस से। एग्जाम्पल, तुम अच्छी रिलेशनशिप चाहते हो लेकिन इमोशनली अनअवेलेबल हो जाते हो। तुम सक्सेस चाहते हो लेकिन हार्डवर्क शुरू होने पर खुद को डिस्ट्रैक्ट कर लेते हो। तुम कॉन्फिडेंट बनना चाहते हो लेकिन सोशल सिचुएशंस अवॉइड करते हो। यही सेल्फ सैबोटाज है। किताब बताती है कि इसका असली कारण है कि तुम अपने पुराने आइडेंटिटी से चिपके हुए हो। तुम्हें डर है कि बदले तो तुम कौन बन जाओगे। यही डर तुम्हें रोके हुए है। यू आर चूजिंग योर लाइफस्टाइल। फिलोसोफर कहते हैं कि हर इंसान अपना लाइफस्टाइल खुद चुनता है। ये बात पहली बार पढ़ने पर गलत लगती है। हम सोचते हैं हमने थोड़ी चुना है दर्द, रिजेक्शन, लोनलीनेस। लेकिन सच ये है कि हमने रिएक्शन जरूर चुने हैं। हमने चुना है कि दुख को कैसे होल्ड करना है। हमने चुना है कि पिछले फेलियर्स को कैसे याद रखना है। हमने चुना है कि किस बात को कितना महत्व देना है। इसीलिए किताब कहती है, योर लाइफस्टाइल इज योर डिसीजन। अगर तुम दुख पर फोकस रखते हो तो दुख बढ़ेगा। अगर तुम पॉसिबिलिटीज पर फोकस करते हो तो तुम ग्रो करोगे। गोल नहीं, मीनिंग ढूंढो। किताब हमें एक और डीप मैसेज देती है, किसी भी सफरिंग को सहने की ताकत पर्पस में होती है। अगर तुम ये समझ पाओ कि तुम्हारे पेन का पर्पस क्या है, तुम्हारी स्ट्रगल तुम्हें क्या सिखा रही है, तुम्हारा हार्ट ब्रेक तुम्हें किस दिशा में धकेल रहा है, तो सफरिंग पेन नहीं रहती, स्ट्रेंथ बन जाती है। जैसे ब्रेकअप तुम्हें इमोशनल डिपेंडेंसी से फ्री कर सकता है, फेलियर तुम्हें फोकस और डिसिप्लिन सिखाता है, रिजेक्शन तुम्हें सेल्फ रिस्पेक्ट की तरफ ले जाता है, लोनलीनेस तुम्हें सेल्फ लव सिखाती है। पेन हमेशा होता है, लेकिन सफरिंग ऑप्शनल है। अगर तुम मीनिंग ढूंढ लो तो पेन डीप विजडम बन जाता है। द ग्रेटेस्ट करेज, चूजिंग अ न्यू स्टोरी। हम सब एक स्टोरी लेकर चलते हैं, मेरे साथ ऐसा हुआ इसलिए मैं ऐसा हूं। लेकिन किताब कहती है, अगर कहानी पसंद नहीं तो बदल दो। तुम्हें अपनी स्टोरी का विक्टिम नहीं बनना, तुम्हें उसकी स्क्रिप्ट लिखने वाला बनना है। अगर तुम कहते हो मैं शाय हूं, मैं अनलकी हूं, मैं केपेबल नहीं हूं, मेरे साथ हमेशा बुरा होता है, तो ये तुम्हारी पर्सनालिटी नहीं, तुम्हारी पुरानी स्टोरी है। किताब सिखाती है कि स्टोरी बदलते ही लाइफ बदल जाती है। तुम वो बन सकते हो जो तुम बनना चाहते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें यह स्वीकार करना होगा कि मैं कल वाला इंसान नहीं हूं, मैं बदल सकता हूं। यही सबसे बड़ा करेज है। कंक्लूजन पार्ट 3 का सार। आज हमने जाना, सफरिंग तुम्हें डिफाइन नहीं करती। हम सफरिंग को एक्सक्यूज के रूप में यूज करते हैं। पेन इज रियल बट सफरिंग इज अ चॉइस। सेल्फ सैबोटाज हमारी आइडेंटिटी का डर है। लाइफस्टाइल तुम खुद चूज करते हो। मीनिंग स्ट्रगल को स्ट्रेंथ में बदल देता है। नई स्टोरी चुनने का करेज ही असली फ्रीडम है। अब अगला पार्ट सबसे इमोशनल और सबसे ट्रांसफॉर्मेटिव होगा, जिसमें हम सीखेंगे कि असली हैप्पीनेस आखिर आती कहां से है और क्यों अप्रूवल छोड़ना ही पीस की शुरुआत है। हम सब जिंदगी में हैप्पीनेस खोज रहे हैं, किसी को मनी में, किसी को रिस्पेक्ट में, किसी को रिलेशनशिप में, किसी को सक्सेस में। लेकिन सच ये है कि जितना हम हैप्पीनेस को चेज करते हैं, हमें उतनी ही दूर महसूस होती है, जैसे हाथ में पकड़ा साबुन धीरे धीरे फिसल जाए। किताब द करेज टू बी डिसलाइक्ड हैप्पीनेस को बहुत अलग तरीके से डिफाइन करती है। ये कहती है, हैप्पीनेस इज नॉट समथिंग यू परस्यू, हैप्पीनेस इज समथिंग दैट हैपन्स व्हेन यू बिल्ड द राइट रिलेशनशिप्स। और ये रिलेशनशिप्स सिर्फ दूसरों से नहीं, सबसे पहले खुद से होती हैं। तुम्हारा दुख इस वजह से नहीं कि जिंदगी कठिन है, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम खुद के खिलाफ जीते हो। किताब एक ब्रूटल ट्रूथ बताती है, हमारा दुख इसलिए नहीं कि दुनिया अनफेयर है, बल्कि इसलिए कि हम अपनी इच्छाओं, अपने वैल्यूज, अपने ट्रूथ के खिलाफ जीते हैं। तुम कुछ करना चाहते हो, लेकिन लोग क्या सोचेंगे ये सोचकर रुक जाते हो। तुम एक ड्रीम फॉलो करना चाहते हो, लेकिन कंपैरिजन की वजह से खुद को रोक लेते हो। तुम प्यार चाहते हो, लेकिन रिजेक्शन के डर से दिल खोलते ही नहीं। तुम ग्रो करना चाहते हो,
लेकिन कंफर्ट जोन को सेफ्टी समझकर उसी में बैठे रहते हो। ये सब सेल्फ बिट्रेयल है। खुद को चोट पहुंचाना, खुद को धोखा देना, खुद के खिलाफ जीना, यही अनहैप्पीनेस की असली जड़ है। अब आती है किताब की सबसे पावरफुल लाइन, हैप्पीनेस इज कंट्रीब्यूशन नॉट अचीवमेंट। अचीवमेंट मतलब नौकरी मिली, प्रमोशन मिला, पैसा कमाया, लोग इंप्रेस हुए। कंट्रीब्यूशन मतलब तुमने किसी की जिंदगी थोड़ा बेहतर बना दी, तुमने अपनी प्रेजेंस से वैल्यू क्रिएट की, तुमने किसी को हैप्पीनेस या स्ट्रेंथ दी, तुमने दुनिया में एक छोटा पॉजिटिव बदलाव छोड़ा। किताब कहती है जब तुम कंट्रीब्यूट करते हो तो तुम्हारी एग्जिस्टेंस मीनिंगफुल बनती है, एंड दिस इज द ट्रू सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। सोचो, एक आर्टिस्ट खुश क्यों होता है? क्योंकि वो एक्सप्रेशन दे रहा है, कंट्रीब्यूशन कर रहा है। एक टीचर खुश क्यों होता है? क्योंकि वो ग्रोथ क्रिएट कर रहा है। एक पेरेंट खुश क्यों होता है? क्योंकि वो नर्चर कर रहा है। कंट्रीब्यूशन हमें जोड़ता है और यही जोड़ना हैप्पीनेस पैदा करता है। बिलोंगिंग वर्सेस अप्रूवल। यहां किताब एक बहुत डीप डिस्टिंक्शन बताती है। बिलोंगिंग इज नॉट इक्वल टू अप्रूवल। अप्रूवल का मतलब लोग मुझे एक्सेप्ट करें, मेरी बात पसंद करें, मेरे चॉइसेस अप्रूव करें। बिलोंगिंग का मतलब मैं जैसा हूं वैसे एक्सेप्टेड हूं, मेरी इंडिविजुअलिटी रिस्पेक्टेड है, मुझे परमिशन नहीं, जगह चाहिए। अप्रूवल में तुम झुकते हो, बिलोंगिंग में तुम बढ़ते हो। अप्रूवल इनसिक्योरिटी से आती है, बिलोंगिंग ऑथेंटिसिटी से आती है। जब तुम अप्रूवल ढूंढते हो तुम खुद को खो देते हो। जब तुम बिलोंगिंग ढूंढते हो तुम अपने ट्राइब को पा लेते हो। हैप्पीनेस इज बीइंग यूजफुल टू समवन। फिलॉसफर कहता है अगर तुम डिप्रेस्ड हो, लॉस्ट हो या बिना पर्पस के हो तो किसी एक इंसान की लाइफ में पॉजिटिव बदलाव लाने की कोशिश करो। एक छोटी सी काइंडनेस, एक छोटी सी हेल्प, एक छोटी सी वैल्यू भी तुम्हें पर्पस देती है। क्योंकि जब तुम कंट्रीब्यूट करते हो तुम्हें फील होता है कि मैं मैटर करता हूं। ये फीलिंग हैप्पीनेस का आधार है। लोग ये समझते हैं कि सक्सेस हैप्पीनेस देगा, लेकिन सच ये है हमें मीनिंग चाहिए, फीलिंग ऑफ कनेक्शन चाहिए, और ये सब मिलता है कंट्रीब्यूशन से। योर कम्युनिटी इज योर मिरर। हम जैसा सोचते हैं वही अट्रैक्ट करते हैं। अगर तुम डाउटिंग, नेगेटिव, जेलस लोगों के बीच हो तो तुम धीरे धीरे खुद को भी स्मॉल फील करने लगोगे। लेकिन अगर तुम ग्रोथ, ओपननेस, ऑथेंटिसिटी वाले लोगों के साथ हो तो तुम नेचुरली बेटर वर्जन बनते जाओगे। किताब कहती है चूज पीपल हु अलाउ यू टू बी डिसलाइक्ड, यानी वो लोग जो तुम्हें परफेक्ट होने का प्रेशर न दें बल्कि तुम्हें तुम जैसा होने दें। ये लोग तुम्हें स्ट्रॉन्गेस्ट बनाते हैं क्योंकि तुम्हें खुद होने की फ्रीडम देते हैं। हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, नॉट अवॉइडिंग देम। किताब का एक और पावरफुल इंसाइट है, मुश्किलें हैप्पीनेस को डिस्ट्रॉय नहीं करती, मुश्किलों से भागना हैप्पीनेस को डिस्ट्रॉय करता है। जब तुम चैलेंजेस फेस करते हो तुम स्ट्रॉन्गर बनते हो। जब तुम लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो तुम कॉन्फिडेंट बनते हो। जब तुम डिस्कम्फर्ट चूज करते हो तुम ग्रोथ को अनलॉक करते हो। हैप्पीनेस एक स्टैटिक स्टेट नहीं है, ये एक डायनामिक स्टेट है जो तब पैदा होती है जब तुम एक्टिवली अपनी लाइफ को शेप कर रहे हो। यू डोंट नीड टू बी स्पेशल। ये किताब का सबसे लिबरेटिंग, सबसे ह्यूमन ट्रूथ है। हम अक्सर जीवन को एक बैटल ग्राउंड समझ लेते हैं, जैसे हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनकर ही एक्सेप्ट किया जाएगा। लेकिन किताब कहती है बीइंग ऑर्डिनरी इज नॉट फेलियर, बीइंग ऑर्डिनरी विथ काइंडनेस, कंट्रीब्यूशन एंड करेज, दैट इज रियल सक्सेस। तुम्हें दुनिया बदलने की जरूरत नहीं, तुम्हें बस अपने आसपास की दुनिया को थोड़ा बेटर बनाना है। तुम्हें सुपर ह्यूमन बनने की जरूरत नहीं, तुम्हें बस जेन्युइनली ह्यूमन बनना है। ये ट्रूथ एंग्जाइटी मिटा देता है क्योंकि तुम परफेक्ट बनने की दौड़ से बाहर आ जाते हो। कंक्लूजन, पार्ट 4 का सार। आज हमने जाना हैप्पीनेस अप्रूवल से नहीं, कंट्रीब्यूशन से आती है।
सेल्फ बिट्रेयल अनहैप्पीनेस की जड़ है। बिलोंगिंग इज नॉट इक्वल टू अप्रूवल। यूजफुल होना ही मीनिंगफुल होना है। राइट रिलेशनशिप्स तुम्हें इमोशनली फ्री करते हैं। ऑर्डिनरी होना वीकनेस नहीं है। हैप्पीनेस तब मिलती है जब तुम लाइफ को फेस करते हो। अब पार्ट 5 इस समरी का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होगा, जिसमें मैं बताऊंगा कि तुम डिसलाइक होने की हिम्मत कैसे डेवलप कर सकते हो और कैसे अपनी लाइफ को बिना डर, बिना गिल्ट और बिना कंपैरिजन के जी सकते हो। अब तक हमने समझा कि हैप्पीनेस कहाँ से आती है, क्यों सफरिंग हमें डिफाइन नहीं करती, क्यों कंपैरिजन एक जाल है और कैसे दूसरों की अप्रूवल हमारी आज़ादी छीन लेती है। लेकिन अब सवाल ये है, हम इस किताब की सीख को अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे लागू करें? कैसे हम वो इंसान बने जिसका जीवन डिसीजंस पर चलता है, डर पर नहीं? कैसे हम वो करेज डेवलप करें जो हमें डिसलाइक होने के बावजूद भी सच्चाई पर टिकाए रखे? यही पार्ट 5 इस पूरी समरी का सबसे एसेंशियल हिस्सा है, क्योंकि थ्योरी तुम्हें इंस्पायर करती है, लेकिन करेज तुम्हें ट्रांसफॉर्म करती है। और ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत एक ही जगह से होती है, योर करेज टू बी ऑथेंटिक। नंबर 1, रेडिकल एक्सेप्टेंस। मैं जैसा हूं फिलहाल वैसा ही ठीक हूं। किताब कहती है चेंज तभी शुरू होता है जब तुम वर्तमान खुद को स्वीकार करते हो। पर हम क्या करते हैं? हम खुद को जज करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, अपने फ्लॉज को छिपाते हैं और खुद को दूसरों के वर्जन में मोल्ड करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब तुम ऑनेस्टली एक्सेप्ट करते हो कि हाँ, मैं इम्परफेक्ट हूं, हाँ मेरे अंदर फ्लॉज हैं, लेकिन मैं फिर भी प्यार, रिस्पेक्ट और हैप्पीनेस डिजर्व करता हूं, तो एक जादू होता है। तुम अपने पुराने कांटों को खुद से निकालना शुरू कर देते हो। एक्सेप्टेंस वीकनेस नहीं, एक्सेप्टेंस फाउंडेशन है। यहीं से ग्रोथ शुरू होती है। नंबर 2, सेपरेट टास्क्स। जो मेरा काम नहीं उसे मैं उभाऊंगा नहीं। ये किताब का सबसे प्रैक्टिकल और पावरफुल टूल है। इमेजिन करो, तुम कोई बात कहते हो जो तुम्हें सही लगती है। कुछ लोग खुश होते हैं, कुछ तुम्हें गलत कहते हैं, कुछ तुम्हें जज करते हैं। पहले तुम हर्ट हो जाते थे, ओवरथिंक करते थे, खुद को डाउट करते थे, लेकिन अब तुम पूछते हो, क्या ये मेरा टास्क है? नहीं, तुमने अपना टास्क पूरा किया, ईमानदारी से वो बात कही जो तुम्हें सही लगी। अब ये लोगों का टास्क है कि वो इसे कैसे समझते हैं। वो तुम्हें पसंद करें या डिसलाइक, ये उनका टास्क है, तुमसे कोई लेना देना नहीं। एक बार तुम ये समझ जाते हो तो लोग तुम्हारी लाइफ की ड्राइविंग सीट से हट जाते हैं और तुम पहली बार सांस लेते हो। हवा हल्की लगती है, खुद होना आसान लगता है। नंबर 3, करेज प्रैक्टिस। डर खत्म नहीं होता, लेकिन उसका असर खत्म हो जाता है। बहुत लोग कहते हैं, जब मेरा डर खत्म होगा तब मैं पूरी तरह खुद बनूंगा। किताब जवाब देती है, डर कभी खत्म नहीं होता। करेज का मतलब ही है कि डर के बावजूद आगे बढ़ना। करेज एक डिसीजन है, इमोशन नहीं। और करेज डेवलप करने का सबसे आसान तरीका है छोटे छोटे एक्ट्स ऑफ ऑनेस्टी। किसी की बात से अग्री नहीं हो तो पोलाइटली बोलना, अपनी ज़रूरत और बाउंड्रीज क्लियरली बताना, अपने ड्रीम्स के बारे में सच बोलना, सोशल प्रेशर में भी अपने वैल्यूज़ पर टिके रहना। ये छोटे एक्ट्स तुम्हें स्ट्रांग बनाते हैं, जैसे जिम के छोटे रेप्स बॉडी को स्ट्रांग करते हैं। नंबर 4, लिविंग इन द हियर एंड नाउ। तुम्हारी जिंदगी अभी हो रही है, कल नहीं। किताब कहती है हमारा दर्द, हमारी चिंता सब 2 जगहों से आती हैं, पास्ट और फ्यूचर। पास्ट में हम ट्रैप्ड हैं, फ्यूचर से हम डरते हैं। लेकिन फ्रीडम का एक ही रास्ता है, लिव इन द मोमेंट दैट एग्जिस्ट्स, यहां अभी। तुम कल तक पावरलेस थे शायद, लेकिन आज तुम अलग डिसीजन ले सकते हो। आज तुम्हारे पास वो करेज है जो पहले नहीं था। लाइफ एक कॉन्टिन्यूस क्रिएशन है, तुम इसे डेली बना रहे हो, हर चॉइस के साथ। नंबर 5, वर्टिकल रिलेशनशिप्स को छोड़ो, हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप्स बनाओ। किताब कहती है ह्यूमन सफरिंग की जड़ है सुपीरियरिटी इंफीरियरिटी का भाव। यानी मैं उससे बेहतर हूं, मैं उससे खराब हूं, वो मुझसे आगे है, मैं उसके लेवल का नहीं हूं। ये थॉट्स हमें लगातार टेंशन में रखते हैं। हम हर समय परफॉर्मेंस देते रहते हैं, जैसे दुनिया ऑडियंस है और हम स्टेज पर हैं। लेकिन ट्रू हैप्पीनेस हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप्स में होती है, जहां तुम न ऊपर हो न नीचे, सब इक्वल, सब ह्यूमन, सब अपने स्ट्रगल्स के साथ। जब तुम दूसरों को इक्वल देखते हो तो तुम जजमेंट छोड़ देते हो, और जब जजमेंट छोड़ते हो तो तुम खुद को भी उसी कंपैशन से देखने लगते हो। नंबर 6, फ्रीडम इज नॉट आई कैन डू एनीथिंग, रियल फ्रीडम इज आई चूज माई ओन पाथ। आज के समय में हमें लगता है कि फ्रीडम मतलब अनलिमिटेड चॉइसेस, लेकिन किताब कहती है रियल फ्रीडम क्लैरिटी से आती है, चॉइसेस से नहीं। जब तुम जानते हो कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम कौन बनना चाहते हो, तुम किसके लिए खड़े हो, तुम अपनी लाइफ किस प्रिंसिपल पर चलाओगे, तो तुम फ्री होते हो। बाकी लोग वो चॉइसेस में खोए रहते हैं, तुम डायरेक्शन में चलते हो।
नंबर 7, सबसे बड़ा करेज अपने काम की जिम्मेदारी लेना। फिलोसोफर एक पावरफुल ट्रूथ कहता है, तुम्हारी लाइफ की क्वालिटी इक्वल टू तुम जो डिसीजंस लेते हो। ब्लेम करना इजी है, पेरेंट्स को ब्लेम करना, सोसाइटी को ब्लेम करना, पास्ट को ब्लेम करना, लेकिन ब्लेम तुम्हें कंफर्ट देता है, फ्रीडम नहीं। करेज ये है कि तुम कहो मेरी लाइफ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये लाइन तुम्हें निराश नहीं करती, तुम्हें एम्पावर करती है, क्योंकि जिस दिन तुम रिस्पॉन्सिबल होते हो उसी दिन तुम पावरफुल भी होते हो। तो दोस्तों, किताब द करेज टू बी डिसलाइक्ड हमें यह सिखाती है कि जिंदगी में सबसे बड़ी आज़ादी तब मिलती है जब हम परमिशन लेना छोड़ देते हैं और अपने ट्रूथ के साथ जीना शुरू कर देते हैं। ये किताब हमें करेज देती है अपने ऑथेंटिक सेल्फ को एक्सेप्ट करने की, दूसरों के जजमेंट से ऊपर उठने की, अपने पास्ट से आज़ाद होने की और एक ऐसी लाइफ बनाने की जिसमें हम खुद को प्राउडली कह सकें, मैं वही हूं जो मैं बनना चाहता हूं। और अगर किसी को पसंद नहीं तो भी मैं अपनी जगह, अपनी आवाज़ और अपनी लाइफ की स्टीयरिंग नहीं छोड़ूंगा। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि कौन सा पार्ट आपको सबसे ज़्यादा पावरफुल लगा। और हाँ, नेक्स्ट कौन सी बुक कवर करें, बस नाम लिख दें, बुक वेदांत आपके लिए पूरी समरी लेकर आ जाएगा।